ये कोई बहुत आसान मुद्दा नहीं है जिसका मेरे पास कोई बहुत आसान हल हो, लेकिन दो चीज़ें ज़रूर जहन में आती हैं एमएसपी से भी पहले, जो शायद ज़्यादा आसान हों सरकार के लिए करना। पहली बात तो ये है कि क्या हमारी इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी ये इंश्योर कर सकती है कि किसी कमोडिटी का लैंडेड प्राइस एमएसपी से कम ना हो। क्या ये हम इंश्योर कर सकते हैं? मैं समझता हूं कि इसको भी इंश्योर करने में कई तरह की दिक्कतें हैं, क्योंकि इंडस्ट्री का जो रॉ मटेरियल एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस से जाता है, बनता है, वो डोमेस्टिक रॉ मटेरियल भी यूज़ होता है और उसका एंड प्रोडक्ट ग्लोबल मार्केट में बिकता है। तो इसकी बहुत अच्छी मिसाल है टेक्सटाइल सेक्टर, जो कि अभी अगले कुछ दिनों में आपके सामने ओपन अप हो जाएगा। आज सुबह एक साथी ने, बदरुद्दीन ने, मुझे इसके बारे में पढ़ाया, इसलिए मैं आपके सामने प्रेजेंट करूंगा। तो आप देखिए कि और मैंने इसको मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर में काफ़ी करीब से देखा है, और मेरी वाइफ मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स में होती थी तो वो दूसरी तरफ से देखती थी। तो हर साल ये होता है कि मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स चाहती है कि कॉटन के दाम कम हो जाएं, इंपोर्ट ड्यूटी कम हो जाए, और मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर चाहती है कि कॉटन के दाम अच्छे बने रहें और किसानों को फ़ायदा हो जाए। तो ये साल जो गुजरा 2022, ये बड़ा इंटरेस्टिंग गुजरा। अगस्त 2022 में 50,000 रुपये पर बेल कॉटन के दाम थे, और अक्टूबर के प्राइस फ्यूचर्स, कॉटन का फ्यूचर फॉर्चुनेटली उस पर बैन सरकार ने नहीं लगाया, तो अगस्त में अक्टूबर के प्राइस 40,000 थे, यानी कि अगस्त में 50 और अक्टूबर में 40, क्योंकि खरीफ की क्रॉप आनी थी। नवंबर में 37,000, दिसंबर में 36,000, और उसके बावजूद कोई ख़रीदार कॉटन का नहीं था। ये हमारे जो किसान ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो भी इस इशू को अप्रिशिएट करें कि इस गिरते हुए फ्यूचर्स पे भी कोई ख़रीदार नहीं था। और अभी मुझे ये बताया गया कि अगर एमएसपी से लिंक करें तो ये 24,000 रुपये होना चाहिए पर बेल। इंपोर्ट ड्यूटी 11% है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री चाहती है कि इस प्राइस पे हमारे लिए वायबल नहीं है, और इसलिए इंपोर्ट ड्यूटी को और कम किया जाए। तो अब अगर इंपोर्ट ड्यूटी यही रहती है तो क्या टेक्सटाइल इंडस्ट्री वायबल तरीके से टेक्सटाइल को प्रोड्यूस करके ग्लोबल मार्केट में बेच सकती है? अब ये बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट्स हैं, डॉक्टर रमेश चंद्र, वो इन चीज़ों को बहुत बेहतर समझते हैं। और ऑब्वियसली जो कॉटन का ख़रीदार है वो इस पोजीशन में होना चाहिए कि वो ग्लोबल मार्केट में टेक्सटाइल में भी कॉम्पिटिटिव हो। तो नतीजतन हमारी एग्रीकल्चर को भी ग्लोबली कॉम्पिटिटिव होना पड़ेगा बाय वे ऑफ इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी। अगर हम प्रोडक्टिविटी इसी तरह स्टैग्नेंट रहेगी, कॉटन में स्टैग्नेंट है, तो हम ग्लोबल मार्केट में कॉम्पीट नहीं कर सकते हैं। ये भी एक एमएसपी से लिंक है। दूसरा क्वेश्चन जो मैं बार बार अपने आप से पूछता हूँ, मेरे पास वो हल नहीं है। यहाँ पर हरीश भी हैं और बड़े बड़े एक्सपर्ट्स हैं। कई सालों से हमको ये समझाने की कोशिश की जा रही थी कि हम बहुत एग्रीकल्चरली सरप्लस हैं, हम एक्सपोर्ट मार्केट में होंगे, हम दुनिया को फीड कर देंगे वगैरह वगैरह। लेकिन आपने देखा कि थोड़ा सा टेम्परेचर मार्च में बढ़ा तो वीट का एक्सपोर्ट बैन हुआ, और उसके बाद तमाम स्टेप्स गवर्नमेंट ने लिए। सिर्फ 2-3 बड़े स्टेट्स में खरीफ में मॉनसून कम होने की वजह से यूपी, बिहार, बंगाल में हमारा राइस का प्रोडक्शन इफेक्ट हुआ, और आपने देखा कि उसकी एक्सपोर्ट पे ड्यूटी लगी। तो क्या कोई ऐसी जाहिर है कि एक आर्ग्यूमेंट ये है कि ये एक्सपोर्ट की रेस्ट्रिक्शंस लगने से किसानों को प्राइस कम मिलता है। ये बात किसी हद तक अपनी जगह सही भी है। तो क्या कोई ऐसी सिचुएशन डेवलप होगी, क्या हम ये सोच सकते हैं कि गवर्नमेंट कभी भी एक्सपोर्ट पे बैन ना लगाए? क्या ये बात फिजिबल है? क्या कोई भी गवर्नमेंट ये कर सकती है कि वीट में ऑलरेडी इस एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्शन के बावजूद वीट का इन्फ्लेशन 20% क्रॉस कर रहा है, राइस का इन्फ्लेशन, अभी तो राइस की क्रॉप आ भी रही है, उसके बावजूद राइस का इन्फ्लेशन 10% क्रॉस कर रहा है? क्या कोई भी गवर्नमेंट इतने हाई इन्फ्लेशन को बर्दाश्त करेगी? अगर इसका आंसर ये है कि नहीं करेगी, तो इसका मतलब ये है कि हम आगे भी ये उम्मीद कर सकते हैं कि अगर कोई क्राइसिस सिचुएशन होगी तो हम एक्सपोर्ट पे रेस्ट्रिक्शंस लगाते रहेंगे। अब हम तीसरे पॉइंट पे आते हैं, एमएसपी पे, क्योंकि एमएसपी को लीगल करने की डिमांड जाहिर है कि इस वजह से आती है कि मार्केट में फ्लक्चुएशन बहुत होता है।
और जो उस फ्लक्चुएशन की वजह से ख़ास तौर से हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स में और इवन दूध में भी बहुत फ्लक्चुएशन होता है। सोंधी साहब यहाँ बैठे हैं, ये तो कोऑपरेटिव के माध्यम से बचा लेते हैं अपने मेंबर्स को, लेकिन कई सारी स्टेट्स में जहाँ कोऑपरेटिव्स इतनी स्ट्रांग नहीं है। और ये भी हमें याद रखना चाहिए कि पिछले कुछ सालों में कोऑपरेटिव्स का रोल इन्वेस्टमेंट में उतना नहीं रहा है जितना प्राइवेट सेक्टर का रहा है। जैसे महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में जो मिल्क सेक्टर में आ रहा है तो प्राइवेट सेक्टर आया है, तो वहाँ पर प्राइसेस गिरते हैं। तो सबसे बड़ी समस्या ये है कि एमएसपी को लीगल करने की डिमांड करने की वजह यह है कि प्राइस में बहुत फ्लक्चुएशन है। अब इसमें डॉक्टर रमेश चंद ने बहुत कोशिश की, बहुत सारे पेपर्स लिखे, एक पायलट भी चलाया गया महाराष्ट्र में कि क्या कॉटन पे हम कोई प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट कर सकते हैं। और जाहिर है कि प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट का कोई मैकेनिज्म तभी बन सकता है जब एपीएमसी स्ट्रांग हो, लेकिन हमने देखा कि एक कोशिश ये भी थी कि ट्रेडिंग एपीएमसी के बाहर हो जाए, खाली पैंट के बेसिस पे ट्रेडिंग हो जाए। तो जाहिर है कि अगर एपीएमसी नहीं होगी स्ट्रांग, वेल डॉक्यूमेंटेड, वेल मैनेज्ड, तो कोई प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट नहीं हो सकता। तो ये इशू की कॉम्प्लेक्सिटी है। इसके अलावा एक आखिरी बात ये भी है कि अगर आप लीगल करेंगे और आप ग्लोबल सिचुएशन से बिल्कुल बाहर हो जाएंगे तो जाहिर है कि कंट्री बिल्कुल अनकम्पिटिटिव हो जाएगा, और जब अनकम्पिटिटिव हो जाएगा तो तमाम किस्म की डिमांड्स डब्ल्यूटीओ में और बाकी ग्लोबल मार्केट से उठेंगी कि आपकी एग्रीकल्चर अनकम्पिटिटिव है। और जाहिर है कि आपने पढ़ा होगा, मैंने भी अक्सर इसके बारे में लिखा है, अभी भी 1-2 आर्टिकल पाइपलाइन में हैं। आप देखिए अमेरिका में कांग्रेसमैन ने अपने प्रेसिडेंट को लिखा है कि साहब इंडिया में बहुत ज़्यादा सब्सिडीज़ हैं, आप इन सब्सिडीज़ को कम कराने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को परसुएट करिए। हाँ, स्ट्रेटेजिक कंसिडरेशंस की वजह से वो हमें डिस्प्यूट पैनल में नहीं ले गए हैं। उन्होंने वो 3-4 साल पहले भी डब्ल्यूटीओ में ये मुद्दा उठाया था, लेकिन वो वहीं है स्ट्रेटेजिक कंसिडरेशंस के। लेकिन और कंट्रीज़ शुगर केन के मामले में हमको ले गए और हम वो केस हारे हैं डब्ल्यूटीओ में। तो सवाल ये है कि हम किसी आइलैंड में नहीं हैं, हम एक ग्लोबल सिचुएशन का हिस्सा हैं, और ये पॉसिबल नहीं है कि गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा सब्सिडीज़ को बढ़ाती रहे। हालांकि ये भी एक थ्योरेटिकल बात है, मैं भी लिखता रहता हूँ और लोग भी लिखते रहते हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। तमाम लोग इसके बारे में, इकोनॉमिस्ट भी लिख रहे हैं और बाकी लोगों ने भी लिखा है। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है, सर आपकी नॉलेज में नहीं होगी, मैं इत्तफाक से लखनऊ में था जब इलेक्शन का रिज़ल्ट अनाउंस हुआ यूपी का, तो मैं उस ज़माने में लखनऊ में था। तो इलेक्शन का रिज़ल्ट ये अप्रैल का पहला हफ्ता है, उसमें यूपी गवर्नमेंट अनाउंस करती है कि हम 5 किलो पर पर्सन एडिशनल राशन देंगे। उसका नाम प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना नहीं था, यूपी गवर्नमेंट ने वो अनाउंस किया। उसके अगले दिन सेंट्रल गवर्नमेंट का डिसीजन आ गया कि हम 6 महीने के लिए उसको एक्सटेंड कर रहे हैं। तो इसमें काफ़ी चीज़ें इकोनॉमिस्ट्स और एक्सपर्ट्स की राय के मुताबिकत से नहीं होती हैं। सरकार, जाहिर है कि जिन चीज़ों को सरकार ज़रूरी समझती है उसको सरकार करती है। तो टू सम अप हम ये कह सकते हैं कि इस मुद्दे की कॉम्प्लिकेशंस को नज़र में रखते हुए गवर्नमेंट ने पूर्व एग्रीकल्चर सेक्रेटरी संजय अग्रवाल, मेरे कलीग की सदस्यता में, उनकी सदारत में ये कमेटी बनाई है। डॉक्टर रमेश चंद भी उसके मेंबर हैं और मुझे नहीं लगता कि बहुत जल्दी उसकी कोई रिपोर्ट आने वाली है। लेकिन एमएसपी लीगल बने या ना बने, ये बात तो तय है कि जो इतना फ्लक्चुएशन है मार्केट में और ख़ास तौर से हॉर्टिकल्चरल कमोडिटीज़ में, इस फ्लक्चुएशन को कम करने के लिए क्या चीज़ें हो सकती हैं, वो तो हमें उस कमेटी की रिपोर्ट आने से पहले ही उस पर निर्णय लेना चाहिए। डॉक्टर रमेश चंद से बेहतर तो एग्रीकल्चर को कोई समझता नहीं। मैं तो सर से ये कह रहा था कि जब वो बैठे हैं यहाँ तो फिर हम लोगों को किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं है, अच्छा है कि हम उन्हीं को सुने और कुछ नोट्स ले लें। मैंने ले भी लेता हूँ, आप जब भी बोलते हैं हम नोट्स लेते हैं। तो बहरहाल आप काबिल मुबारकबाद हैं। देखिए सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये जो इतना अच्छा प्लेटफॉर्म बना, मैं बार बार ये कहता हूँ कि सरकार, सर भी जानते हैं, सरकार हमारे ओपिनियन लिखने वालों से कुछ ज़्यादा प्रभावित नहीं होती है। जो अखबार में लिखते हैं उससे कुछ सरकार को फ़र्क करनी पड़ता है, कोई भी सरकार हो। हम तो कई सरकारों में रहे हैं, हरीश भी इस बात को समझते हैं। सरकार को फ़र्क तब ज़्यादा पड़ता है जब फील्ड से कोई रिपोर्ट आ जाती है, और वो काम रूरल वॉइस बहुत अच्छा करता है। और भी बेहतर करने की ज़रूरत है कि ये असल में मीडिया में भी जो चीज़ें फील्ड से भी आती हैं, मैं देखता हूँ वो ज़्यादातर पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी से रिपोर्ट्स आती हैं। सर
जो नॉर्थ इंडिया के आईएएस ऑफिसर्स हैं, जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर में अक्सर होते हैं, हमें कोई प्लांटेशन क्रॉप के बारे में नॉलेज नहीं है। हम बिल्कुल भी नहीं जानते चाय में क्या होता है, चाय का मार्केट कैसा है, रबर का मार्केट कैसा है, कॉफ़ी में क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं जानते हैं। तो जब तक फील्ड से रिपोर्टिंग मीडिया में नहीं आए, और ये एक बहुत अच्छा डेवलपमेंट हुआ कि डिजिटल मीडिया आ गया, हालांकि सरकार डिजिटल मीडिया से भी डरी हुई है, और कोई ताज्जुब नहीं आपके ऊपर भी आ जाएं सारी रेस्ट्रिक्शंस, तो बच के रहिए। तो लेकिन बहरहाल शायद एग्रीकल्चर में उतना उनको घबराहट नहीं होती है, एग्रीकल्चर के बारे में लोग लिखा करें, शायद उतनी तवज्जो या कोई प्रॉब्लम सरकार को नहीं होती है। लेकिन बहुत ही आप अच्छा काम कर रहे हैं, पोल्ट्री के बारे में, फिशरीज़ के बारे में, फर्टिलाइज़र के बारे में, सब रूरल वॉइस कर रहा है। और मैं तो सर को बहुत दिनों से जानता हूं, क्योंकि मैं जब ऑफिस से निकला करता था सर, तो 6:30 बजे मनी मंत्रा आता है, ऑल इंडिया रेडियो का बहुत ही बेहतरीन प्रोग्राम होता है बिजनेस का, तो वो मैं सुनता था, उस पर अब भी आते हैं। तो ये बड़ी खुशी की बात है। मैं चाहता हूं कि सब लोग उस प्रोग्राम को सुना करें, क्योंकि उसमें बहुत अच्छा कवरेज एग्रीकल्चर एक्सपर्ट्स करते हैं, और उसमें हमारे साहब भी आते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे पास कोई जवाब नहीं था, इसलिए मैंने इतनी लंबी तकरीर करी। थैंक यू।